हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल में। तो आज हम शब्द शक्तियों के 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पे दोस्तों चर्चा करने वाले हैं। आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से शब्द शक्तियों के स्पष्टीकरण में आपको बहुत ज़्यादा सहायता मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारे साथियों कमेंट आ रहे थे कि सर शब्द शक्तियों वाले टॉपिक को थोड़ा सा क्लियर कराएं। तो सबसे पहले दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण ये होता है किसी भी टॉपिक से क्वेश्चनों को केवल करना। ठीक है, यदि आपने अच्छे से समझ रखा है। एक चीज़ होती है दोस्तों पढ़ना। ठीक है, किसी चीज़ को आप क्या है पढ़ करके फिर उसके क्वेश्चन करें, फिर उस पर चर्चा करें और फिर उसमें 4 सोपान मानता हूँ। पढ़ना, फिर क्वेश्चन करना, फिर बहस करना और फिर है आप पढ़ाना। यदि आप किसी टॉपिक को 4 तरीके से कर लेते हैं तो फिर वो टॉपिक है आपका बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन आपने पढ़ तो लिया है, लेकिन पढ़ने से ही दोस्तों कोई चीज़ है पूरी तरह से समझ में नहीं आती है। आज हम आरपीएससी में जितने भी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जितने भी आपके क्वेश्चन आए हुए हैं उन सब को देखने वाले हैं। ठीक है, इसी प्रकार की भाषा के आपके यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे और जहाँ जहाँ पर दिक्कत आती है आपको समझने में वहाँ वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो पहला आपका प्रश्न है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? शब्द की शक्ति उसके अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने का व्यापार है। शब्द शक्ति मुख्यतः 3 होती हैं, लेकिन कुमारिल भट्ट ने तात्पर्य नामक चौथी शब्द शक्ति भी मानी है। शब्द शक्ति के संबंध में वाचक, लक्षक और व्यंजक 3 प्रकार के शब्द होते हैं। अगला है, मम्मट ने शब्द शक्ति के लिए शक्ति और विश्वनाथ ने व्यापार शब्द का प्रयोग किया है। बताइए कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है? अब आपको क्वेश्चन करना है और आपको लगाना है कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, कमेंट में लिख करके आपको बताना है। तो दोस्तों पहला है कथन, उसको देखते हैं। शब्द की शक्ति उसके अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने का व्यापार है। शब्द शक्ति क्या है दोस्तों? प्रत्येक कोई शब्द होता है, ठीक है, या तो कोई सार्थक होता है, निरर्थक होता है। ठीक है, प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई तो अर्थ होता है और ये अर्थ है उसमें किस स्तर तक भरा हुआ है। ठीक है, किस लेवल का अर्थ है, कितना अधिक शक्तिशाली है या फिर सामान्य सा अर्थ है। ठीक है, कल्पना का उसमें सहारा लेना पड़ता है या नहीं लेना पड़ता है। ठीक है, बुद्धि लगानी पड़ती है या नहीं लगानी पड़ती है, या फिर वो सीधे सीधे ही समझ में आ जाता है। तो किस प्रकार का अर्थ है? हर शब्द की क्या है अपने अंतर में क्या है एक शक्ति रहती है और उस शक्ति को जिसके माध्यम से काव्य में, साहित्य में, ठीक है, सामान्य बोलचाल में व्यक्त किया जाता है, उसे क्या है व्यक्त करने का जो तरीका है उसे ही दोस्तों क्या है शब्द शक्ति कहते हैं। तो शब्द की शक्ति उसके अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने का व्यापार है। ये शब्द शक्ति की दोस्तों प्रोफेशनल परिभाषा है। ठीक है, तो इसको आप रट लीजिए। इसी प्रकार से आती है सीधा सा कथन के रूप में कि शब्द की शक्ति उसके अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने का व्यापार है। शब्द शक्ति मुख्यतः 3 होती हैं, लेकिन कुमारिल भट्ट ने तात्पर्य नामक चौथी शब्द शक्ति भी मानी है। तो शब्द शक्ति 3 कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले होती है अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ठीक है, 3 शब्द शक्तियाँ मुख्यतः होती हैं, लेकिन एक आचार्य हुए हैं दोस्तों कुमारिल भट्ट, उन्होंने तात्पर्य नामक चौथी शब्द शक्ति भी मानी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि किस आचार्य ने, कुमारिल भट्ट ने तात्पर्य नामक चौथी शब्द शक्ति मानी है। हालांकि आपका जो प्रश्न पत्र है वो आपका रीट का है तो 3rd ग्रेड है, तो उसी के हिसाब से आपका क्या है शब्द शक्तियों वाला प्रश्न है वो आने वाला है। और पिछली भर्तियों में आए हुए प्रश्नों से ही दोस्तों मैं कह सकता हूँ निश्चित रूप से वहीं से आपका उठने वाला है। अब तक के जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं शब्द शक्ति के, उनसे ही आपका शब्द शक्ति का क्वेश्चन है वो आएगा। और आशा है, पूर्ण विश्वास है दोस्तों, इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको पूरा का पूरा जो शब्दावली है, ठीक है, वो आपको मिल जाएगी। लगभग आपके 2 प्रश्न हैं
वो शब्द शक्ति से आने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। शब्द शक्ति के संबंध में शब्द होते हैं वाचक, लक्षक और व्यंजक। ठीक है, तो 3 प्रकार के दोस्तों शब्द होते हैं। ठीक है, जो अभिधा में कौन सा शब्द होता है? वाचक होता है। ठीक है, जो वाच्यार्थ का बोध कराए उसे वाचक शब्द कहते हैं। ठीक है, लक्ष्यार्थ का बोध कराए उसे लक्षक शब्द कहते हैं, और व्यंग्यार्थ का बोध कराए उसे व्यंजक शब्द कहते हैं। तो अभिधा में तो वाचक होता है, लक्षणा में लक्षक होता है, और व्यंजना में व्यंजक शब्द होता है। मम्मट ने शब्द शक्ति के लिए दोस्तों क्या है? व्यापार शब्द का, ये कथन यहाँ पर क्या है? गलत हो जाएगा, क्योंकि मम्मट ने शब्द शक्ति के लिए व्यापार शब्द का और विश्वनाथ ने शक्ति शब्द का प्रयोग किया है। यहाँ पर श है, यहाँ पर श है, तो इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। और मम्मट ने दोस्तों क्या है? व्यापार शब्द का प्रयोग है वो किया है। तो ये आपका पहला प्रश्न था। तो आशा है कि इसमें से क्या है, आपकी 2-3 चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि शब्द की अंतर्निहित अर्थ को, कोई शब्द कितना विशाल है, गूढ़ है। ठीक है, किसी में बुद्धि लगानी पड़ती है, किसी में कल्पना भी करनी पड़ती है। ठीक है, किसी में बहुत सारी चीज़ों को उसमें क्या है? संयोजित भी करना पड़ता है, समन्वित करना पड़ता है। ठीक है, तो उसके और कोई ऐसा शब्द होता है, शब्द का अर्थ है दोस्तों वो क्या है? प्रसंग पर, वक्ता पर, श्रोता पर, ठीक है, आसपास की पृष्ठभूमि पर, बोलने के तरीके पर। ठीक है, उसी पर निर्भर करता है। मान लीजिए कोई सामान्य सा अर्थ है। ठीक है, लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में बोला जा रहा है तो उसका क्या है? अलग ही क्या है? अर्थ निकलेगा। ठीक है, तो देश काल पर जो स्थान है, वक्ता है, श्रोता है, बोलने का लहजा है, उस पे किसी शब्द का अर्थ है दोस्तों वो निर्भर करता है। और 3 शब्द शक्तियाँ होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तीनों में क्या है? अभिधा में वाचक होता है, लक्षणा में लक्षक होता है, और व्यंजना में व्यंजक होता है। तो इन 3 शब्दों का विशेष रूप से ध्यान रखें, वाचक, लक्षक और व्यंजक। कुमारिल भट्ट ने चौथी शब्द शक्ति कौन सी मानी है? तात्पर्य। क्वेश्चन आ चुका है कि तात्पर्य नामक चौथी शब्द शक्ति की मानने वाले कौन से आचार्य हैं? तो कुमारिल भट्ट हो जाएंगे। ठीक है, मम्मट ने शब्द शक्ति के लिए व्यापार शब्द का और विश्वनाथ ने शक्ति शब्द का प्रयोग है वो किया है। तो ये आप यहाँ पर सही कर लें, यदि आपके नोट्स वगैरह लिख रहे हो वहाँ आप लिख सकते हैं। अब पहली शब्द शक्ति है दोस्तों आपकी अभिधा। अभिधा के बारे में असंगत कथन कौन सा है? तो सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों, अभिधा वाच्यार्थ, संकेतितार्थ, मुख्यार्थ, शब्दकोशार्थ, प्रथमार्थ, अभिधेयार्थ और सरलार्थ का बोध कराती है। आगे है, मुख्य अर्थ का बोध कराने के कारण इसे प्रथमा, मुख्या या अग्रमा भी कहते हैं। अभिधा से रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ 3 प्रकार के शब्दों की अभिव्यक्ति होती है। केशव ने अभिधा उत्तम काव्य कहकर अभिधा को विशेष महत्व दिया है। बताइए कौन सा कथन है असत्य है? तो ऊपर से देखते हैं दोस्तों, सबसे पहली शब्द शक्ति हो जाएगी आपकी अभिधा। ठीक है, अब अभिधा में दोस्तों क्या होता है? अभिधा में क्या है? जो वाचक शब्द है वो किसका बोध कराता है? तो ये आपको ये शब्द ध्यान रखने हैं, ये अभिधा से संबंधित शब्द हैं दोस्तों। ठीक है, इन्हीं में आपका चक्कर पड़ता है, बस इन्हीं में वो एग्जाम वो पेपर सेटर है वो जहाँ पर घुमाता है कि अभिधा शब्द शक्ति है वो वाच्यार्थ से संबंधित होती है। वाच्यार्थ कह लो, या उसे संकेतितार्थ कह लो, या उसे मुख्यार्थ कह लो, या उसे शब्दकोशार्थ कह लो, या उसे प्रथमार्थ कह लो, या उसे अवधेयार्थ कह लो, या फिर उसे सरलार्थ कह लो। यानी कि कोई भी शब्द है, ठीक है, उसका वाच्यार्थ क्या होगा? ठीक है, यानी कि सबसे पहला प्रथमार्थ है, यानी कि उसका सबसे पहला अर्थ। ठीक है, उसके द्वारा अवधेय अर्थ, उसके द्वारा संकेतित अर्थ, उसके द्वारा मुख्य अर्थ, उसके द्वारा सरल अर्थ। ठीक है, मान लीजिए मैं कहूँ कि पेड़, ठीक है, तो पेड़ को हर कोई व्यक्ति समझ सकता है, सामान्य व्यक्ति भी इसको समझ सकता है। सबसे सरल अर्थ है, सबसे प्रथम अर्थ है, अवधेय अर्थ है, संकेतित अर्थ है, यानी पेड़ है वो पेड़ के लिए क्या है? संकेतित हो रहा है, और शब्दकोश अर्थ है। तो पेड़ में, पेड़ की यदि आप जाएंगे शब्दकोश में तो मिलेगा कि भाई फूल पत्तियों का ऐसा ही क्या है? एक पेड़। तो सामान्य मनुष्यजन क्या है? बिना किसी बाधा के इसको समझ लेता है। ठीक है, तो वाच्यार्थ, संकेतितार्थ, मुख्यार्थ, शब्दकोशार्थ, प्रथमार्थ
अवधेयार्थ और सरलार्थ, ये सभी आपके अविधा शब्द शक्ति से संबंधित हैं। आगे चलते हैं। तो ये आपको शब्द हैं वो विशेष रूप से याद रखने हैं, यहीं पर आपका चक्कर पड़ता है। अविधा के बारे में वाच्यार्थ, संकेतितार्थ, मुख्यार्थ, शब्दकोशार्थ, प्रथमार्थ, अवधेयार्थ, सरलार्थ का बोध कराती है। ठीक है, जहाँ पर इनमें से हो जाएगा वहाँ पर क्या है, अविधा शब्द शक्ति संबंधित है। मुख्य अर्थ का बोध कराने के कारण इसे प्रथमा, मुख्या या अग्रमा भी कहते हैं। अब मान लीजिए कोई है, जैसे मान लीजिए हरि है। ठीक है, अब हरि का दोस्तों सबसे जो पहला रूप है वो हो जाएगा दोस्तों क्या है, विष्णु हो जाएगा। फिर मान लीजिए बंदर भी मान लीजिए। ठीक है, तो प्रथम अर्थ तो इसका क्या है, हरि माने विष्णु होता है। तो मुख्य अर्थ का बोध कराने के कारण इसे प्रथमा, ठीक है, यानी कि शब्द शक्तियों में क्या है, ये प्रथम शब्द शक्ति है। मुख्या है, मुख्य शब्द शक्ति है क्योंकि मुख्यार्थ का बोध कराती है। अग्रमा, क्योंकि अग्रम का बोध कराती है। तो सबसे पहली है इसलिए इसे अग्रमा भी कहते हैं, प्रथमा भी कहते हैं और मुख्या शब्द शक्ति भी कहते हैं। आगे बात करते हैं अविधा से रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। ठीक है, तो दोस्तों 3 प्रकार के शब्दों की यहाँ पर क्या है पता चलता है। एक तो वे शब्द हैं जो क्या है सीधे ही उत्पन्न हुए हैं, जिनका व्याकरण में दोस्तों कोई भी क्या है निष्पत्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, वे शब्द क्या है सीधे ही क्या है भाषा में प्रयोग में आते रहे हैं, तो उन्हें कहते हैं रूढ़। जैसे कि आपका पेड़ है, कमल है। ठीक है, अब आप इनको तोड़ वगैरह नहीं, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है ये हमें नहीं पता चलता है। यौगिक शब्द हैं जो 2 शब्दों से मिलकर के बने हैं। ठीक है, और उनका अर्थ भी क्या है उनके मिलने से क्या है, जैसे विद्यालय है। ठीक है, विद्यालय है तो विद्या प्लस आलय से मिलकर के बना है, विद्या का घर, तो उससे संबंधित होता है यौगिक शब्द। योग रूढ़ होता है दोस्तों जो शब्द की मिलकर तो बने हैं लेकिन वो उसके अनेक अर्थों में क्या है किसी एक अर्थ विशेष में क्या है रूढ़ हो गए हैं। जैसे कि मान लीजिए पीताम्बर है। ठीक है, तो पीत प्लस अंबर हो जाएगा दशानन है, तो 10 प्लस आनंद से ये क्या है यौगिक तो है, लेकिन 10 आनंद 10 मुख नहीं दोस्तों, ये रावण के लिए रूढ़ हो गया है। तो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पे रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ 3 प्रकार के शब्दों की अभिव्यक्ति इसके माध्यम से होती है। केशव ने अविधा उत्तम काव्य कहकर के अविधा को नहीं दोस्तों, देव ने कहा है। देव ने क्या कहा है अविधा को, अविधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस बिरस, उलटी कहत नवीन। तो यहाँ पर देव ने दोस्तों क्या है अविधा शब्द शक्ति को बहुत ही क्या है महत्व दिया है, तो ये आपको याद रखना है। तो आपको 4-5 बातें याद, 4 बातें पता चली। सबसे पहले अविधा शब्द शक्ति है वो वाच्यार्थ का, संकेतितार्थ का, मुख्यार्थ का, शब्दकोशार्थ का, शब्दकोशीय जो अर्थ होता है उसका बोध कराती है, प्रथमार्थ का, अवधेयार्थ का, सरलार्थ का। एक ही बात है ये। ठीक है, वाच्यार्थ आपको सबसे मेन याद रखना है और इसे प्रथमा, मुख्या, अग्रमा भी कहते हैं। अविधा से रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ 3 प्रकार के शब्दों की अभिव्यक्ति होती है। केशव ने नहीं दोस्तों क्या है, देव ने अविधा उत्तम काव्य है कहकर के अविधा को सबसे पहले रखा है। अविधा के विषय में असंगत कथन कौन सा है, भट्टनायक के अनुसार रसानुभूति कराने में अविधा शब्द शक्ति ही प्रधान है। यदि आपसे प्रश्न आ जाए कि भाई किस आचार्य ने अविधा को विशेष महत्व दिया है, आचार्य भट्टनायक, अभिनवगुप्त, भट्टोत, भामह, तो आप उत्तर करेंगे दोस्तों भट्टनायक। भट्टनायक ने अविधा शब्द शक्ति को बहुत ज़्यादा ही महत्व दिया है और कहा है कि अविधा शब्द शक्ति के माध्यम से ही रसानुभूति होती है। और इसी प्रकार दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी कहते हैं कि भले ही अविधा शब्द शक्ति का काव्य है वो भले ही क्या है निम्न माना जाता है और लक्षणा और व्यंजना से युक्त काव्य भी उच्च माना जाता है, उससे भले ही ज़्यादा अर्थ की भले ही अभिव्यक्ति होती है, लेकिन फिर भी जो अर्थ होता है वो अविधा का ही व्यंजक होता है, अविधा का ही लक्षक होता है, उसी अर्थ की उसमें क्या है अभिव्यक्ति होती है। इसीलिए लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति दोनों का आधार अविधा शब्द शक्ति होती है। ठीक है, मान लीजिए हरि शब्द है। ठीक है, अब इसका मान लीजिए कोई भी ले, कमल शब्द है, इसका यदि आप कोई लक्षक व्यंजक आप लेते हैं, ठीक है, सूर्यास्त का लेते हैं मान लीजिए। ठीक है, तो यदि सूर्यास्त शब्द का सूर्य अस्त से नहीं होगा तो फिर उसका लक्षक भी नहीं होगा और व्यंजक भी नहीं होगा। तो अविधा शब्द शक्ति है वो बाकी की दोनों शब्द शक्तियों का क्या है आधार भी है और रसानुभूति कराने में अविधा शब्द शक्ति ही क्या सबसे
प्रधान है। अर्थ का शब्द के साथ में और शब्द का अर्थ के साथ में स्थित प्रत्यक्ष संबंध ही अभिधा है। ठीक है, तो ये दोस्तों क्या है, किसने कहा है, जगन्नाथ ने कहा है। जगन्नाथ की परिभाषा है, जगन्नाथ जी ने, पंडित राज जगन्नाथ 17वीं शताब्दी के। ठीक है, रमणीयाल से प्रतिपादक शब्द काव्यम कहने वाले अर्थ का शब्द के साथ में और शब्द का अर्थ के साथ में स्थित प्रत्यक्ष संबंध ही अभिधा है। यानी कि कमल एक ऐसा पंखुड़ियों वाला इस प्रकार का, ठीक है, तो वो हो जाएगा। कमल से हमने क्या है, जो सुनी परे जो शब्द है, समझी परे सो अर्थ, ये चिंतामणि कहते हैं कि जो हमें कानों से सुनाई देता है वो तो क्या है, शब्द होता है, और जो हमें समझ में आता है वो क्या है, उसका अर्थ होता है। तो कमल हमें इस कानों से सुनाई पड़ रहा है तो ये वो क्या है, शब्द हो जाएगा, और इसका अर्थ जो हमारे क्या है, समझ में आ रहा है वो क्या है, इसका अर्थ हो जाएगा। तो अर्थ का शब्द के साथ में और शब्द का अर्थ के साथ में स्थित प्रत्यक्ष संबंध ही दोस्तों क्या हो जाएगा, अभिधा हो जाएगा। ये जगन्नाथ की परिभाषा है। इसमें प्रसाद गुण और यमक अलंकार होता है। ध्यान रखना, अभिधा शब्द शक्ति में क्या है, जहाँ जहाँ पर यमक अलंकार होता है वहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति होती है, और इसीलिए इसमें क्या है, प्रसाद गुण की भी अभिव्यक्ति होती है, अधिकतर प्रसाद गुण की अभिव्यक्ति होती है। अवधेय अर्थ की बोधिका वृत्ति अभिधा है, कथन आचार्य विश्वनाथ का है। तो ये दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कथन किसका है, मम्मट का है। आप इसको नोट भी कर सकते हैं, अवधेय अर्थ की बोधिका वृत्ति अभिधा है, ये कथन क्या है दोस्तों, आपका मम्मट का है। ठीक है, तो ये आप क्या है, यमक अलंकार बार आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, जहाँ जहाँ पर यमक अलंकार होता है वहाँ पर दोस्तों क्या है, अभिधा शब्द शक्ति होती है। किस विकल्प में अभिधा शब्द शक्ति है, हरि ने नारद को हरि रूप दिया, परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख देत, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, काली घटा का घमंड घटा, सारंग ले सारंग उड़्यो सारंग पुग्यो आए, जे सारंग सारंग कहे मुक्को सारंग जाए। तो यहाँ पर दोस्तों ज़्यादातर हैं वो सभी अलंकार हैं वो यमक अलंकार के उदाहरण हैं। हरि ने नारद को हरि रूप दिया, तो यहाँ पर हरि शब्द है दोस्तों। ठीक है, इसको यदि हम शब्दकोश में हरि को देखते हैं तो वहाँ पर विष्णु मिलेगा। ठीक है, विष्णु मिलेगा, और हरि को देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, बंदर भी मिलेगा। तो एक प्रकार से शब्दकोशार्थ को ही यहाँ पर क्या है, अव्यक्त ये कर रही है। यमक अलंकार आ गया। ठीक है, क्योंकि यमक अलंकार में शब्द भले ही कितने आ जाएं, लेकिन उनका दोस्तों क्या है, कोई ना कोई शब्दकोशीय अर्थ होता है। शब्दकोश से ही हमें पता चल जाएगा, हमें अपना दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो हरि ने नारद को हरि रूप यानी कि बानर रूप है वो दे दिया, तो यहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति हो गई। परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख देत, अब यहाँ पर आराम जो शब्द है दोस्तों, आराम का यदि हम शब्दकोश में जाकर के देखें तो वहाँ पर आराम शब्द जो मिलेगा वो मिलेगा आपका बगीचा। आराम माने क्या होता है, बगीचा होते, कि परम रम्य यह बगीचा है जो राम को क्या है, सुख देता है। तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है, तो यहाँ पर तीन बेर यानी कि 3 बार खाती थी वे। ठीक है, भूषण का क्या है, ये प्रसिद्ध पंक्ति है। और 3 बेर खाती थी, अब ये क्या है, 3 केवल बेर खा करके गुजारा कर रही है, तो यहाँ पर एक बेर का हो जाएगा बार और बेर का हो जाएगा यहाँ पर फल हो जाएगा, तो इसका भी क्या है, शब्दकोश अर्थ हो रहा है। कनक कनक ते 100 गुनी, तो यहाँ पर एक कनक का अर्थ हो जाएगा, ये हो जाएगा धतूरा हो जाएगा, एक का हो जाएगा सोना हो जाएगा। काली घटा का घमंड घटा, तो यहाँ पर भी तो यमक अलंकार के जितने भी दोस्तों क्या है उदाहरण है, वहाँ पर क्या होती है, अभिधा शब्द शक्ति होती है। सारंग ले सारंग उड़्यो सारंग पुग्यो आए, तो सारंग ले सारंग उड़्यो, ठीक है, कि सर्प को लेकर के, सारंग यानी कि क्या है, मोर है वो उड़ चला है, और सारंग पुग्यो आए, और रास्ते में क्या है, उड़ते उड़ते क्या है, ऊपर से क्या है, बादल आ गया है, बादल आ गया है। जे सारंग सारंग करे, यदि मोर है वो बादल बादल कहता है तो मुक्का से मुक्का सारंग यानी कि सर्प है वो क्या है, चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, यमक अलंकार की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है, तो यहाँ पर भी क्या है, अभिधा शब्द शक्ति हो जाएगी। तो ये आपको याद रखनी है विशेष बात कि अभिधा शब्द शक्ति अवधेयार्थ का, शल्यार्थ का, वाच्यार्थ का, मुख्यार्थ का, प्रथमार्थ का, शब्दकोशार्थ का, संकेतितार्थ का, अवधेयार्थ का बोध कराती है। ठीक है, इसे अग्रमा, मुख्या, प्रथमा भी कहते हैं। यमक अलंकार वाले पंक्तियों में पदों में क्या होती है, अभिधा शब्द शक्ति होती है। भट्टोत ने अभिधा शब्द शक्ति को विशेष महत्व दिया है, और रीतिकाल में दोस्तों देव ने अभिधा उत्तम काव्य कहकर के विशेष महत्व दिया है। ठीक है,
समझ तो आप सब गए हैं, लेकिन बात है दोस्तों क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना और क्वेश्चनों क्या है सही विकल्प को उसमें से छांटना। अब है आपका अभिधा के बारे में कौन सा कथन है वो सत्य है। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मानहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। कहती हुई जो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नहीं। भजन कयो ताते भजो, भजो ना एको बार, और दूर भजन जाते कयो, सो तू भजो गवार। सभी सत्य हैं, बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों अभिधा के बारे में एक और यमक अलंकार का तो आपने ध्यान रख लिया, लेकिन ये ऐसे कुछ उदाहरण हैं दोस्तों। कहीं कहीं क्या है उत्प्रेक्षा अलंकार में भी क्या है, जहाँ सरल उत्प्रेक्षा होती है दोस्तों, वहाँ पर भी अभिधा शब्द शक्ति होती है। तो ये आप 2-3 उदाहरण आप याद रख लें कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, कि जो श्याम है अपनी सलोने गात पर क्या है पीला वस्त्र पहने वो बहुत ही क्या है शोभायमान हो रहे हैं। मानो नीलमणि शैल पर, और ऐसा लग रहा है कि नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, सूर्य का जो प्रभात है वो आकर के, सूर्य की जो किरणें हैं वो आकर के पड़ रही हैं। कहती हुई जो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो उत्तरा है, उसके नेत्रों में आंसू आने की जो संभावना है वो किससे दी गई है कि हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, की जो पंकज यानी जो कमल हैं उन पर क्या है हिम यानी बर्फ़ की क्या है बूंदों से, बर्फ़ के कणों से, बर्फ़ के रेशों से क्या है वो पंकज हैं वो नए हो गए हैं। और भजन कयो ताते भजो, भजन कयो ताते भजो, कि मैंने क्या है तुझसे भजो ना एको बार, कि मैंने तुझसे क्या है भजन करने के लिए कहा था लेकिन तू उससे क्या है भागता रहा। भजो ना एको बार, तुमने उसे एक बार भी नहीं भजा। और दूर भजन जाते कयो, और मैंने दूर भागने के लिए जिससे कहा था सो तू भजो गवार, तूने उसे ही गंवार, तूने उसे ही बार बार क्या है भजा है। तो ये शायद इसमें तो आपका यमक अलंकार हो जाएगा, और ऊपर के दोनों जो उदाहरण उत्प्रेक्षा के हैं उनमें भी अभिधा शब्द शक्ति हो जाएगी। अभिधा के अन्य उदाहरण देखिए, सजना है मुझे सजना के लिए, यहाँ पर भी देखिए यमक अलंकार हो गया। लाल दुपट्टा मलमल का, मेरा दिल मलमल गया, यहाँ पर भी यमक अलंकार हो गया। मोर मुकुट कटि काचनी, कर मुरली उर्माल, इही बानक मो मन सदा बसो बिहारी लाल। तो यहाँ पर क्या है कृष्ण की क्या है कोई गोपी है, ठीक है, कि मोर मुकुट है, कटी पे क्या है काचनी है, कर में मुरली है, उर में क्या है माला है, यही वानक मोमन सदा, की इस प्रकार की क्या है वाणी वाला, और मन है मन वाला वो सदा मेरे मन में क्या है जो बिहारी लाल हैं जो कृष्ण हैं वो मेरे मन में सदा ही बसते रहें। तो ये वाला है। ज्यों ज्यों परसत लाल तन, त्यों त्यों राखो गोए, और नवल वधु डर लाज ते इंद्र वधु सी होए। तो यहाँ पर इंद्र वधु दोस्तों होना चाहिए था इंद्र की वधु, ठीक है, लेकिन क्या है नवल वधु नई वधु है, उसकी लाज से दोस्तों उसका रंग कैसा हो जाता है लाल तन, इंद्र वधु त्यों तो राखे गोए, नवल वधु डर लाज थे इंद्र वधु। इंद्र वधु कहते हैं दोस्तों, यदि हम शब्दकोश में जाएंगे तो वहाँ पर मिलता है एक बीर बहुटी। बीर बहुटी नाम का क्या है एक कीड़ा होता है, और उसकी जो त्वचा है दोस्तों थोड़ी सी क्या है लाल होती है। इसीलिए क्या है कि जो नवल वधु होती है वो क्या है उसे जैसे जैसे स्पर्श किया जाता है वो क्या है डर के लाज के मारे क्या है थोड़ी क्या है लालिमा युक्त हो जाती है, इंद्र वधु सी हो जाती है। करते तुलसी नाद भी कैसे मानस नाद, ठीक है, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। अब देखिए कौन लिख रहा है पंक्तियों को, मैथिली शरण गुप्त जी लिख रहे हैं। मैथिली शरण गुप्त जी लिख रहे हैं कि करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद। आपको पता है कि तुलसीदास की क्या है रामचरितमानस लिखने में हनुमान जी ने क्या है उनकी क्या है सहायता की थी। तो तुलसीदास यदि कैसे मानस नाद करते, ठीक है, मानस का क्या है रचयिता करते, मानस की रचना करते, महावीर का यदि उन्हें यदि हनुमान जी का यदि उन्हें नहीं मिलता प्रसाद, यानी कि यहाँ पर सहयोग नहीं मिलता, ठीक है। तो और एक तरफ से यहाँ पर तुलसीदास को हम मान ले, मैथिली शरण गुप्त जी मान ले, ठीक है, कि तुलसी मैथिली शरण गुप्त ने क्या लिखी थी रामकथा साकेत लिखी थी। तो साकेत को मैथिली शरण गुप्त भी कैसे लिख पाते यदि उन्हें महावीर प्रसाद
महावीर तो यहाँ देखिए कितना बढ़िया इन्होंने लगाया है बिहारी की तरह। महावीर अपने गुरु का नाम ले लिया है। गुरु कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से ही उन्होंने क्या है साकेत की रचना है वो की थी। है पूतना मरण में सुदक्ष, जगन्य काकोदर था विपक्ष की, किंतु रक्षा उनकी दयालु, तरंडे ऐसे प्रभु हैं कृपालु। तो इस प्रकार के ये उदाहरण है दोस्तों, कुछ ये आपको ध्यान रखना है। इनमें क्या है अविधा शब्द शक्ति हो जाएगी। लक्षणा के बारे में कौन सा कथन है वो सही नहीं है। किसी शब्द का मुख्य अर्थ बाधित होने पर उसका अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। यह अन्य अर्थ किसी रूढ़ि या किसी प्रयोजन के आधार पर ग्रहण किया जाता है। इस अन्य अर्थ का मुख्य अर्थ से कोई संबंध नहीं होता। इसे लक्ष्यार्थ, अन्यार्थ, आरोपितार्थ का बोध होता है। बताइए कौन सा कथन है वो लक्षणा शब्द शक्ति के बारे में गलत है। तो देखिए चलते हैं। किसी शब्द का मुख्य अर्थ बाधित होने पर उसका अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। जब दोस्तों किसी भी कोई भी शब्द है, किसी भी काव्य पंक्ति में है, बोलचाल में है, जब उसका क्या है शब्दकोशार्थ नहीं निकलता है, सरलार्थ नहीं निकलता है, मुख्यार्थ नहीं निकलता है, जब मुख्य अर्थ में क्या है मुख्य अर्थ से अर्थ ग्रहण करने में बाधा आती है। जैसे कि मान लीजिए उदाहरण है राजस्थान वीर है, राजस्थान वीर है। अब यहाँ पर यदि हम कहते हैं कि भाई राजस्थान वीर है, तो राजस्थान वीर कैसे हो सकता है? बल्कि राजस्थान तो क्या है एक भूभाग का नाम है, एक राज्य का नाम है। तो यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं दोस्तों, राजस्थान का मतलब क्या ले सकते हैं कि राजस्थान के लोग हैं वो क्या है वीर हैं। तो ये बात यदि हम लेंगे, और ये बात दोस्तों क्या है किसी भी शब्द यदि आप शब्दकोश में जाएंगे तो वहाँ पर राजस्थान का मतलब क्या है केवल क्या है एक ऐसा भूभाग, ठीक है, भारत के इस भाग में इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा और थोड़ी सी इसकी विशेषता, ठीक है, पहले से राजपूत इस प्रकार सा राजपूतों की उत्पत्ति वाला क्षेत्र। तो यहाँ पर ये जो शब्द है दोस्तों क्या है ये हमें अपने दिमाग से अपनी समझ से लेना पड़ेगा कि राजस्थान के लोग क्या हैं वीर हैं, ठीक है। तो मुख्य अर्थ में क्या है यहाँ पर राजस्थान का अर्थ है, यहाँ पर क्या है राजस्थान, तो मुख्य अर्थ से अर्थ नहीं निकल रहा है, बाधा पड़ गई है। बाधित होने पर उसका अन्य अर्थ है वो ग्रहण किया जाता है, ठीक है। इन दोस्तों ये जो पंक्तियाँ हैं ये सीधी मेरी बनाई हुई हैं, ये सीधी परीक्षाओं में आई हुई हैं। तो इनको आप बहुत ढंग से ध्यान देके, ठीक है, क्योंकि इसी प्रकार का आपका यदि कथन ढंग से क्वेश्चन बनेगा तो इसी प्रकार का बनेगा, और नहीं तो सीधा सीधा आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई राजस्थान वीर है, इसमें कौन सी शब्द शक्ति है, सब शक्तियों में से कौन सी शब्द शक्ति नहीं है, ठीक है। या कोई पंक्ति दे दी जाएगी, 4 पंक्तियाँ दे दी जाएंगी, उनमें से कोई कह दिया जाएगा निम्न में से लक्षणा शब्द शक्ति का उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो किसी शब्द का मुख्य अर्थ बाधित होगा तभी दोस्तों क्या है लक्षणा का और व्यंजना का उसमें क्या है बात होगी आगे। यदि मुख्य अर्थ से निकल रहा है तो फिर उसमें अवधा हो जाएगी, मुख्य अर्थ से नहीं निकल रहा है तो फिर उसमें क्या है अन्य अर्थ ग्रहण किया जाएगा, ठीक है। और वो अन्य अर्थ है या तो किसी रूढ़ि के आधार पर होगा या किसी प्रयोजन के आधार पर ग्रहण किया जाता है, क्योंकि लक्षणा शब्द शक्ति के 2 भेद होते हैं, रूढ़ि लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। या तो किसी रूढ़ि के आधार पर होगा। अब जैसे राजस्थान को क्या है, राजस्थान के लोगों को क्या है राजस्थान कहने की क्या है रूढ़ी है, ठीक है, इसलिए कह देते हैं कि राजस्थान वीर है। यहाँ कह लीजिए, महाराष्ट्र में जाकर कह लीजिए, पाकिस्तान में जाकर कह लीजिए, अमेरिका में भी यदि कोई बात बोलेगा तो वो क्या कहेगा यही राजस्थान तो वीर है, ठीक है। तो रूढ़ी ये है दोस्तों वो कहीं पर भी समय देश काल के बंधनों में नहीं बदती है, कभी भी बोली जा सकती है और कोई भी व्यक्ति है उसे किसी भी प्रसंग में दोस्तों बोल सकता है, क्योंकि उसका प्रयोजन से कोई भी संबंध नहीं रहता है। वो 200 साल पहले भी बोली जाती थी, 100 साल पहले और आज से 100 साल बाद में भी बोली जा सकती है, तब भी उसका अर्थ वही निकलेगा जो इसका आज निकल रहा है। राजस्थान वीर है, इसका यदि 100 साल पहले बोलते 100 साल बाद में बोलेंगे तब भी वही अर्थ निकलेगा जो इसका आज निकल रहा है। लेकिन प्रयोजन का दोस्तों क्या है, प्रयोजन का मतलब है प्रयोजन में ही
किसी स्थान विशेष में ही, किसी प्रयोजन में ही, किसी प्रसंग में ही जो अर्थ निकल रहा है वो उसी प्रसंग में निकलेगा, अन्य प्रसंगों में नहीं निकलेगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, भाले प्रवेश कर रहे हैं, भाले प्रवेश कर रहे हैं। मान लीजिए कोई युद्ध हो रहा है, ठीक है, युद्ध हो रहा है, अब उसमें क्या है, भालेधारी सैनिक हैं, वो युद्ध लड़ने के लिए आगे आ रहे हैं। तो क्या उसको देखने वाला क्या कह रहा है, कोई चारण कवि है मान लीजिए, वो कह रहा है कि भाई सावधान, अब भाले प्रवेश कर रहे हैं। यानी कि भाले दोस्तों कभी भी प्रवेश नहीं करते हैं, मुख्य अर्थ में बाधा आ गई। ठीक है, इसलिए इसका अन्य अर्थ लिया जाएगा कि भालेधारी क्या है, सैनिक हैं। ठीक है, अब ये अर्थ है वो किसके आधार पर लिया जा रहा है, रूढ़ि के आधार पर नहीं लिया जा रहा है। मान लीजिए कोई क्रिकेट का मैच देख रहा है और वहाँ पर इस वाक्य को बोल ली कि भाले प्रवेश कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या अर्थ लिया जाएगा, नहीं दोस्तों, वहाँ पर कोई भी इसका अर्थ नहीं सिद्ध होगा। इसीलिए युद्ध के समय पे यदि जो वाक्य बोला जा रहा है, जिस समय बोला जा रहा है, उसी समय जो कहा जा रहा है, जो देख रहा है, उसी समय पर ये अर्थ है वो सिद्धि हो रही है प्रयोजन के आधार पे कि भाले प्रवेश कर रहे हैं, यानी कि भालेधारी सैनिक है वो प्रवेश कर रहे हैं। इसका मतलब है कि प्रयोजन वाली घटना है दोस्तों उसी समय हो रही है जिस समय कहा जाता है। श्वेत है वो दौड़ रहा है, श्वेत दौड़ रहा है। मान लीजिए कोई घोड़े की दौड़ हो रही है, ठीक है, घोड़ों की दौड़ हो रही है और वहाँ पर लोग खड़े हुए हैं, दो व्यक्ति खड़े हुए हैं और वो कह रहा है कि भाई काले श्वेत हैं, कई घोड़े दौड़ रहे हैं। तो एक कह रहा है कि श्वेत दौड़ रहा है। अब घोड़ों की दौड़ हो रही है तो श्वेत का मतलब क्या है, श्वेत सफ़ेद घोड़ा। ठीक है, और आपके कुत्तों की दौड़ हो रही है मान लीजिए, तो सफ़ेद श्वेत का मतलब क्या है, सफ़ेद कुत्ता। जिसकी भी दोस्तों दौड़ हो रही है उसी का मतलब हो जाएगा श्वेत है। ठीक है, तो ये नहीं कह सकते भाई। ठीक है, तो इसका क्या है, अर्थ हो जाएगा अपने प्रयोजन के आधार पर, यानी कि जिस प्रकार की स्थिति है, जिस प्रकार का प्रसंग है, जैसी दशा दिखाई दे रही है, उसी के आधार पे कोई कथन बोला जाता है और उसके मुख्य अर्थ में बाधा आती है तथा अन्यार्थ ग्रहण किया जाता है, वहाँ पर प्रयोजनवती लक्षणा होती है। ठीक है, अन्य अर्थ दोस्तों जरूर ग्रहण किया जाएगा क्योंकि इसी अर्थ से यहाँ पर अर्थ नहीं निकल सकता। श्वेत कभी दौड़ नहीं सकता है, श्वेत तो क्या है, एक रंग होता है। यहाँ पर क्या है, या तो श्वेत घोड़ा दौड़ रहा है, या फिर श्वेत कुत्ता दौड़ रहा है, या फिर श्वेत कोई आदमी दौड़ रहा है। ठीक है, कोई ना कोई श्वेत है वो दौड़ रहा है। तो आशा है कि आपको रूढ़ि क्या है और प्रयोजन क्या है ये समझ में आ गई होगी। रूढ़ि दोस्तों कभी बदलती नहीं है, जबकि प्रयोजन है वो बदल सकता है। इस प्रयोजन के बाद दूसरी बात जगह पर लागू हो ज़रूरी नहीं है। इस अन्य अर्थ का मुख्य अर्थ से कोई संबंध नहीं रहता है, यही दोस्तों क्या है, गलत हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों लक्षणा शब्दशक्ति में जो अन्य अर्थ लिया जाता है, ठीक है, उसका दोस्तों मुख्य अर्थ के साथ में बिल्कुल संबंध रहता है। जैसे श्वेत में मान लीजिए अर्थ ले रहे हैं यहाँ पर सफ़ेद घोड़ा, ठीक है, तो मुख्य अर्थ क्या है उसका, श्वेत है। ठीक है, और वहाँ पर घोड़ा भी है, तो उसके साथ में दोस्तों इसका जरूर संबंध है वो रहेगा। इसे दोस्तों क्या है, लक्ष्यार्थ, अन्यार्थ, आरोपितार्थ भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, अन्य अर्थ है वो क्या है, इसमें आरोपित कर दिया जाता है। श्वेत के साथ में क्या है, प्रयोजन के आधार पे घोड़ा आरोपित कर दिया। राजस्थान के साथ में क्या है, रूढ़ि के आधार पे राजस्थान के लोग आरोपित कर दिया। अब राजस्थान वीर है, ये तो नहीं कह सकते कि राजस्थान के जो कुत्ते हैं वो वीर हैं। ठीक है, तो ये नहीं होगा दोस्तों। हाँ, कहीं यदि कुत्तों की ऐसी बात हो रही है, कुत्तों की कोई मान लीजिए प्रतियोगिता, घोड़ों की प्रतियोगिता, तो वहाँ पर कह सकते हैं कि भाई राजस्थान के वहाँ प्रयोजन के आधार पर हो जाएगा ये। तो इसे क्या कहते हैं, लक्ष्यार्थ कहते हैं, अन्यार्थ कहते हैं और आरोपितार्थ। ये तीन शब्द दोस्तों इसके प्राण हैं, इनको आप याद रखना है, लक्ष्यार्थ, अन्यार्थ, आरोपितार्थ। ठीक है, ये जहाँ पर आ जाए वहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका लक्षणा शब्दशक्ति हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, तीसरा विकल्प गलत है, क्योंकि लक्षणा शब्दशक्ति जो लक्ष्यार्थ है उसका अन्य, उसका मुख्य अर्थ से क्या है, संबंध क्या है उसका होता है, संबंध होता है। कौन सा विकल्प है वो असंगत है। लक्षणा के मुख्यतः दो भेद, रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा होते हैं। रूढ़ी या प्रचलन के कारण मुख्य अर्थ को छोड़कर के अन्य अर्थ ग्रहण करने पर रूढ़ा लक्षणा होती है। मम्मट ने लक्षणा के 80 भेद स्वीकार किए हैं। राजस्थान वीर है में रूढ़ी लक्षणा, रूढ़ीमती लक्षणा और रूढ़ी मूला लक्षणा है।
बताइए। तो दोस्तों लक्षणा के दो भेद होते हैं। रूढ़ा लक्षणा मैंने आपको बताया था, प्रयोजनवती लक्षणा और पर्याप्त अंतर है दोस्तों, वो भी आपको मैंने समझा दिया है। रूढ़ी या प्रचलन के आधार पर मुख्य अर्थ को छोड़कर के अन्य अर्थ ग्रहण करने पर रूढ़ा लक्षण होती है, बिल्कुल सही है। मम्मट ने नहीं दोस्तों, विश्वनाथ ने क्या है यहाँ पर रूढ़ा लक्षणा के 16 भेद और जो प्रयोजनवती लक्षणा है उसके दोस्तों क्या है 64 भेद उसने स्वीकार किए हैं विश्वनाथ जी ने साहित्य दर्पण में। राजस्थान वीर है में रूढ़ी लक्षणा, और रूढ़ी लक्षणा को क्या कहा जाता है, रूढ़ीमती लक्षणा, और रूढ़ी मूला लक्षणा भी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। रूढ़ी लक्षणा का उदाहरण कौन सा नहीं है, बताइए। यह तैल शीतकाल में उपयोगी है, मुंह में ताला लगाओ, मोहन सितार बजाने में कुशल है, द्रग उर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर चितप्रीत, परति गांठ दुर्जन हिये दई नई ये रीत। अब देखिए तैल क्या होता है। तैल दोस्तों होता है तिल प्लस ए कर देंगे तो दोस्तों यहाँ पर क्या है तैल बन जाता है, ठीक है। तिल में से निकला हुआ ही तैल होता है, ध्यान रखना। अर्थ तो इसका यही है शब्दकोशार्थ। लेकिन दोस्तों तैल क्या है, आजकल हर चीज़ को क्या है तेल कह दिया जाता है। तेल शब्द नहीं होता, ध्यान रखना, तैल होता है, ठीक है। चाहे वो सरसों का तेल हो, चाहे वो तिल का तेल हो, चाहे वो आपके ठीक है अरंडी का तेल हो, हर चीज़ के तेल के लिए, ठीक है, सोयाबीन का तेल हो, ठीक है, जैतून का तेल हो, ठीक है, कोकोनट का तेल हो, किसी का भी तेल हो, उसी के लिए क्या है, सबके लिए क्या है तेल का प्रयोग किया जाता है। जबकि तेल का क्या है शब्दकोशार्थ यदि हम देखें तो उसका हो जाएगा केवल तिल का तेल। तो यहाँ पर दोस्तों मुख्य अर्थ के साथ में तो बात आ रही है, यहाँ पर तिल के तेल की बात नहीं की जा रही, बल्कि यहाँ पर शीतकाल में उपयोगी है, तो यहाँ पर क्या है सरसों के तेल की भी बात हो सकती है, ठीक है। तो यह तेल शीतकाल में उपयोगी है। तो ये क्या है तेल क्या है, सभी तेलों को तेल कहने की रूढ़ी है, ठीक है, तिल के चक्कर में। तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर रूढ़ी लक्षणा हो जाएगी। मुंह में ताला लगाओ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है मुंह चुप करने के लिए ताला कहने की क्या है, मुंह में ताला लगा लो, ये कहने की क्या है रूढ़ी है, यहाँ पर भी हो जाएगा। मोहन सितार बजाने में कुशल है, और द्रग उर्जत टूटत कुटुम झुरत चतुर चितप्रीत, और परत ही गांठ दुर्जन ही है दई नई है रीत। तो ये दोस्तों बहुत ही अच्छा क्या है दोहा है रूढ़ी लक्षणा का। तो चारों ही में दोस्तों क्या है यहाँ पर क्या है रूढ़ी लक्षणा हो जाएगी। रूढ़ी लक्षणा के दोस्तों एक अन्य उदाहरण है, भाग जग्यो उमगो और आली उदय भयो है अनुराग हमारा, ठीक है, ये उदाहरण हो जाएगा। आगे है महाराष्ट्र आपका सासी है, राजस्थान वीर है, पंजाब शेर है, मोहन हमेशा चौकन्ना रहता है। अब देखिए चौकन्ना है, चौकन्ना का मतलब होता है चार कान वाला, लेकिन यहाँ पर क्या है चौकन्ना हमेशा क्या है सावधान रहने के अर्थ में क्या है रूढ़ हो गया है, ठीक है। बड़े हरिश्चंद्र बनते हो, पुलिस को देख करके चोर 9-2-11 हो गया। तो जहाँ पर लोकोक्ति, जहाँ पर मुहावरे का प्रयोग हो रहा है वहाँ पर क्या है रूढ़ी लक्षणा हो जाएगी। वह हवा से बातें कर रहा है, उसने मेरी नाक कटवा दी, ठीक है। तो ये उदाहरणों को आप 2-3 बार ज़रूर, और इस वीडियो को परीक्षा से पहले 2-3 बार ज़रूर आप देख के जाएं। आपको यहीं से मैं कह रहा हूँ आपको यहीं से क्वेश्चन सीधे सीधे मिल जाएगा। बाजार में लाठियाँ चल गईं, अब लड़ाई होने के चक्कर में क्या है लाठियाँ चलना क्या है, कोई कह रहा है लाठियाँ चल गईं तो उसका मतलब है लड़ाई होने के लिए वो क्या है ये शब्द है रूढ़ हो गया है। जिसे चूम हंसती है दुनिया उसे देख में रोती हूँ। तो दुनिया वाले लोग जनता को क्या है दुनिया कहने का क्या है ये रूढ़ी चल गई है। आइए गांधी जी जो भी अहिंसावादी होता है उसे क्या है गांधी जी कहने की क्या है एक रूढ़ी सी चल गई है, ठीक है। तो ये आप उदाहरणों को दोस्तों क्या है बार बार मैं ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ, इन उदाहरणों को आप क्या है रट लीजिए, ठीक है, और आप समझ तो गई हैं।
जहाँ पर क्या है आपका जो उपभेद हैं उनके आपको उदाहरण कभी नहीं दिए जाएंगे, सीधे आपको इतने ही उदाहरण दिए जाएंगे, शब्द शक्ति, अभिधा, लक्षणा और आपकी व्यंजना। ठीक है, कौन सी में अभिधा है, कौन सी में लक्षणा है, ठीक, कौन सी में नहीं है, इस प्रकार के आपको पूछे जाएंगे और इन्हीं उदाहरणों में से आपको मिल जाएगा। रूढ़ा लक्षणा को दोस्तों क्या है, अभिधा पुच्छा भूता भी कहा जाता है। ठीक है, अभिधा पुच्छा भूता भी कहा जाता है रूढ़ा लक्षणा को। निरूढ़ा लक्षणा इसे मम्मट ने कहा है तथा निर्व्यंग्या लक्षणा भी कहा है। निर्व्यंग्या लक्षणा क्यों कहा है, क्योंकि कोई भी मान लीजिए रूढ़ा लक्षणा में दोस्तों क्या है, लक्षणा तो होती है, लक्षणा तो होती है लेकिन उसमें क्या है, व्यंग्य नहीं होता है, उसमें व्यंग नहीं होता है। क्योंकि कह दी कि मान ली राजस्थान वीर है तो उसे सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है, इसमें कोई ज़्यादा व्यंग नहीं है। हालांकि मुख्य अर्थ में बाधा जरूर आ रही है लेकिन बहुत ही सीधे सरल तरीके से इसको क्या है, लक्षणा को समझा जा सकता है, इसीलिए इसके आगे भेद नहीं किए गए थे। हालांकि विश्वनाथ जी ने रूढ़ी के 16, प्रयोजनवती के 14 भेद हैं वो 64 भेद हैं वो कर दिए गए थे, इसीलिए प्रयोजनवती के ही आगे भेद हैं वो चलाए जाते हैं, गौड़ी लक्षणा और आपके शुद्धा लक्षणा। ठीक है, तो ये प्रयोजनवती के आगे भेद चलते हैं। लक्षणा हो जाएगी, सबसे पहले हो जाएगी लक्षणा, लक्षणा के दोस्तों 2 भेद हो जाएंगे। ठीक है, रूढ़ी लक्षणा और ये हो जाएगा आपका प्रयोजनवती लक्षणा। अब रूढ़ी लक्षणा है दोस्तों, ये क्या है, निर्व्यंग्या होती है, यानी कि इसमें व्यंग्य की अभाव होता है, इसीलिए इसके क्या है, आगे भेद नहीं किए गए हैं, क्योंकि इसमें कोई आगे भेद का कोई आधार ही नहीं है, आसानी से समझ में आ जाती है, इसलिए इसमें कोई भी ज़्यादा चक्कर नहीं है, तो ये रूढ़ी यहीं पर रह जाती है। ठीक है, और प्रयोजनवती के आगे 2 भेद हो जाते हैं, गौड़ी लक्षणा और यहाँ पर हो जाएगा आपके शुद्धा लक्षणा। ठीक है, फिर गौड़ी लक्षणा के आपके क्या है, 2 भेद हो जाते हैं, गौड़ी के हो जाएंगे दोस्तों आपके 2 हो जाएंगे, सारोपा। ठीक है, इतना आपको जाना नहीं है, सारोपा साध्यावसाना। ठीक है, साध्यावसाना हो गई, इधर हो जाएंगे आपके शुद्धा के हो जाएंगे दोस्तों 2 हो जाएंगे, एक आपकी हो जाएगी उपादान लक्षणा। ठीक है, एक उपादान लक्षणा, एक हो जाएगी आपके लक्षण लक्षणा, इनके भी फिर 2 हो जाएंगे, सारोपा और साध्यावसाना, इसी प्रकार सारोपा और साध्यावसाना। तो ये आपको जो सारणी है वो आपको ध्यान रखनी है। पहले 3 सब शक्तियाँ, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। ठीक है, अभिधा 3 प्रकार की कह सकते हैं, एक तो आपकी रूढ़ शब्दों वाली अभिधा, योग रूढ़ शब्दों वाली अभिधा, यौगिक शब्दों वाली अभिधा। ठीक है, और लक्षणा के रूढ़ी लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा के आगे 2 भेद हो जाएंगे, शुद्धा लक्षणा, गौड़ी लक्षणा। गौड़ी लक्षणा के क्या है दोस्तों, 2 भेद हो जाएंगे, सारोपा साध्यावसाना। शुद्धा लक्षणा के 2 भेद हो जाएंगे, उपादान और उपादान लक्षणा, जिसे कि आपका क्या है, अजह स्वार्था कहते हैं, और लक्षण लक्षणा को क्या है, जय स्वार्था कहते हैं। आगे सारोपा साध्यावसाना, इनके 2 भेद हो जाएंगे। ठीक है, हालांकि विश्वनाथ जी ने तो आगे और भेद किए हैं, 64 भेद इन्होंने क्या है इसके स्वीकार किए हैं। ठीक है, मुहावरे व लोकोक्ति का प्रयोग होने पर रूढ़ी लक्षणा होती है, ये आपको याद रखना है। कौन सा कथन है वो असंगत है, प्रयोजनवती लक्षणा के 2 भेद, गौड़ी लक्षणा और आपके शुद्धा लक्षणा माने जाते हैं, बिल्कुल सही है। इसमें प्रयोजन से ही अन्य अर्थ को निश्चित किया जाता है, भाई प्रयोजनवती लक्षणा है। ठीक है, तो इसमें प्रयोजन के आधार पर ही क्या है, अन्य अर्थ को निश्चित किया जाएगा, बिल्कुल बात सही है। उपमा और रूपक जैसे सादृश्य अलंकारों में गौड़ी लक्षणा होती है। ठीक है, जो हमने भेद बताए थे किसके, प्रयोजनवती लक्षणा के, गौड़ी लक्षणा और शुद्धा लक्षणा। तो जहाँ पर दोस्तों उपमा अलंकार आ जाए, ठीक है, रूपक अलंकार आ जाए, वहाँ पर कौन सी लक्षणा होगी, गौड़ी लक्षणा होगी। गौड़ी लक्षणा यदि विकल्प में नहीं है तो वहाँ पर कौन सी लक्षणा होगी, तो वहाँ पर होगी प्रयोजनवती लक्षणा। ठीक है, आप तो यदि लक्षणा सब शक्ति का उदाहरण है, ठीक है, तो उसमें ये देख लो कि भाई इसमें विकल्प में क्या है। मान लीजिए कोई उदाहरण यहाँ पर पूछा, ठीक है, तो उसमें क्या है, पहले तो देखिए शब्द शक्ति अभिधा है कि नहीं है, अभिधा उसमें नहीं है। फिर देखिए लक्षणा है कि नहीं है, ठीक है, लक्षणा है। ठीक है, फिर उसमें देखनी है
कि लक्षणा में से अब रूढ़ी लक्षणा यदि विकल्प में दे रखा है तो रूढ़ी लक्षणा दे रखा है, और मान लीजिए उसमें प्रयोजनवती लक्षण देख रहा है। अब उसमें देखिए रूढ़ी लक्षणा है कि नहीं, कि रूढ़ी लक्षणा नहीं है, ठीक है। अब उसमें प्रयोजनवती लक्षण दे रखा है तो ठीक है, प्रयोजनवती लक्षण है। अब यदि और उसके उपभेद दे रखे हैं, प्रयोजनवती में गौड़ी लक्षण दे रखा है, शुद्ध लक्षण दे रहा है। अब यदि उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, तो उसमें गौड़ी लक्षण आ जाएगा, ठीक है। यदि उपमा रूपक नहीं है, ठीक है, ये दोस्तों क्या है ना, सादृश्य मूलक अलंकार कहते हैं। यानी कि अन्यार्थ ग्रहण तो किया जाता है, लेकिन वो किसी गुण में, रूप में, मैं कह दूं कि भाई वह ऊंट है, ठीक है। किसी आदमी को देखकर कहता हूँ मोहन तो ऊंट है, ठीक है। अब भाई ऊंट तो मोहन हो नहीं सकता है, ठीक है। ऊंट है वो मोहन हो नहीं सकता है। तो मोहन की क्या है, लंबाई है ज़्यादा, तो इसमें क्या है, लक्षणा हो गई। फिर इसमें क्या है, रूढ़ी है नहीं है, ठीक है, क्योंकि मोहन की लंबाई को देख करके क्या है, ऊंट कहा जा रहा है, तो इसमें क्या है, प्रयोजन छिपा हुआ है। तो लंबाई को देख करके ऊंट कहा जा रहा है, तो इसमें प्रयोजनवती लक्षणा हो गई। अब प्रयोजनवती लक्षणा के दो भेद होते हैं, गौड़ी लक्षणा और शुद्धा लक्षणा। तो इसमें देखते हैं कि मोहन तो ऊंट है, तो यहाँ पर क्या है, सादृश्य संबंध, मोहन की लंबाई भी क्या है, लंबी है, और ऊंट की भी क्या है, लंबाई होती है। तो यहाँ पर क्या है, दोनों में समानता हो गई, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर सादृश्य संबंध क्या है, यहाँ पर हो जाएगी आपके शुद्ध गौड़ी लक्षणा हो जाएगी। जहाँ पर उपमा रूपक हो जाए वहाँ सीधे ही क्या है, आप गौड़ी लक्षणा कर सकते हैं। मुख चंद्र है, अब क्या है, मुख यहाँ क्या है, चंद्रमा के समान है, तो उपमा अलंकार आ गया। यहाँ पर क्या हो जाएगी दोस्तों, गौड़ी लक्षणा हो जाएगी, ठीक है। आशा है कि आप समझ पा रहे होंगे। गौड़ी लक्षणा के उदाहरण बहुत ही दोस्तों क्या है, अच्छा उदाहरण है। नारी कुमुदनी अवध सर, रघुवर विरह दिनेश, अस्त वही प्रमुदित वही निरखी राम राकेश, ठीक है। अस्त वही प्रमुदित वही निरखी राख। नारी कुमुदनी, ये नारी हैं दोस्तों, अवध की नारियों का वर्णन किया, नारी कुमुदनी के समान है। अवध अयोध्या है, वो सरोवर के समान है। रघुवर विरह दिनेश, और रघुवर यानी कि राम जी का जो विरह है वो क्या है, दिनेश यानी सूर्य के समान है। अस्त भये यानी सूर्य जी अब अस्त हो गए हैं, विरह है दोस्तों क्या है, वो अब क्या है, छूट गया है। प्रमुदित वही, और जो सारी कुमुदनियाँ हैं, नारी रूपी जो कुमुदनियाँ हैं वो क्या है, प्रमुदित यानी खिल गई हैं, अर्थात प्रसन्न हो गई हैं। निरखी राम राकेश, यानी कि राम रूपी चंद्रमा को देख करके क्या है, वो प्रसन्न हो गई हैं। तो यहाँ पर क्या है, रूपक अलंकार है, तो इसमें कौन सी हो जाएगी दोस्तों, गौड़ी लक्षणा हो जाएगी। बीती विभावरी जागरी, अंबर रूपी पनघट में तारा रूपी घड़ों को उषा रूपी नागरी डुबो रही, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, गौड़ी लक्षणा हो जाएगी, रूपक अलंकार आ गया। और साहब आपके उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग विकसय संत सरोज सब हर्षय लोचन भ्रंग, तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी क्या है, रूपक अलंकार की योजना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, गौड़ी लक्षणा हो जाएगी। हालांकि आपसे गौड़ी लक्षणा, शुद्धा लक्षणा ये इस प्रकार नहीं पूछा जाएगा, आपसे इतना ही पूछा जा सकता है अधिकतर रूढ़ी और प्रयोजनवती तक जा कर के, ठीक है। अविधा लक्षणा व्यंजना में आपको अंतर पता होना चाहिए, और लक्षणा में आपको रूढ़ी लक्षणा क्या है, प्रयोजनवती लक्षणा क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। रूढ़ी लक्षणा है जो रूढ़ी के आधार पर लिया जाता है, प्रयोजनवती का और रूढ़ी का मैंने आपको अच्छे से अंतर है वो बता दिया है। आगे चलते हैं, इनमें से कौन सा कथन है वो सही नहीं है। अविधा शक्ति द्वारा केवल रूढ़ शब्दों का अर्थबोध होता है, मुख्यार्थ के बाधित होने पर ही लक्षणा कार्य करती है। व्यंजना शब्द शक्ति के मूल में छिपे हुए अकथित अर्थ को द्योतित करती है। व्यंजना शक्ति केवल शब्द पर ही नहीं अर्थ पर भी आधारित होती है। बताइए, इस प्रकार के दोस्तों आपके टॉप से टॉप क्वेश्चन है वो इस प्रकार का आपका बन सकता है। यदि आप इन पंक्तियों को समझ गए तो फिर आपको पूरा ही है वो सब शक्ति समझ में आ जाएगी। और शब्द शक्ति दोस्तों ऐसा टॉपिक है, यदि एक बार ढंग से समझ में आ जाता है तो फिर कभी भी क्या है, इसमें क्वेश्चन गलत होने का कोई भी चांस नहीं रहता है। तो अविधा शब्द शक्ति द्वारा केवल रूढ़ अर्थ हो। अब बताइए, अब ये पिछले पेपरों में आए हुए प्रश्न है। मैंने आपको अविधा के बारे में 4 बातें बताई थी, ठीक है। रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ का बोध, अवधेयार्थ, सल्लार्थ, मुख्यार्थ, वाच्यार्थ, संकेतितार्थ, शब्दकोशार्थ का बोध, ठीक है। और आपके
एक होता है वाच्यार्थ मुख्यार्थ का बोध, मुख्या कहा जाता है, प्रथमा अग्रमा कही जाती है, ठीक है। और यमक अलंकार जहाँ पर होता है और कहीं कहीं उत्प्रेक्षा अलंकार वाले भी वहाँ पर क्या है आपकी अविधा शब्द शक्ति होती है। तो अविधा शब्द शक्ति द्वारा केवल रूढ़ों का नहीं दोस्तों, यौगिक योग रूढ़ का अर्थबोध होता है, यही कथन गलत हो जाएगा। मुख्यार्थ के बाधित होने पर ही लक्षणा कार्य करती है, बिल्कुल सही है। लक्षणा की पहली ही शर्त है कि मुख्यार्थ बाधित होना चाहिए, मुख्यार्थ से अर्थ नहीं निकलेगा, मुख्यार्थ से अर्थ निकल आएगा तो फिर भाई साहब अविधा हो जाएगी, अविधा शब्द शक्ति हो जाएगी, ठीक है। मुख्यार्थ बाधित होगा तभी तो उसका क्या है अन्य अर्थ लिया जाएगा, और वो अन्य अर्थ किस आधार पे होगा, या तो रूढ़ी के आधार पे होगा या फिर वो प्रयोजन के आधार पे होगा। व्यंजना शब्द शक्ति के मूल में छिपे हुए अकथित अर्थ को द्योतित करती है। अब इस प्रकार की भाषा को जब आप प्रश्न हल करते हैं तो समझते हैं, तभी आपके दिमाग में बैठती हैं चीज़ें और तभी आप क्वेश्चन करना सीखते हो। व्यंजना शब्द शक्ति शब्द के, अब कई बार क्या है शब्द शक्ति पूरी पढ़ी हुई है लेकिन हमने कोई भी क्या है प्रैक्टिस नहीं की है, वहाँ पर इस प्रकार का लंबा सा क्वेश्चन हो जाता है और हम क्या है भाषा को समझ ही नहीं पाते हैं, इसलिए हमारा गलत हो जाता है। व्यंजना शक्ति शब्द शक्ति मूल में छिपे हुए, ठीक है, शब्द के मूल में छिपे हुए अकथित अर्थ को, यानी कि जो नहीं कहा गया है, जो वक्ता ने कहा नहीं है, उसको भी यदि वो क्या है ध्वनित करे, उसको ही हम क्या कहते हैं दोस्तों व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति केवल अर्थ पर ही नहीं, शब्द पर ही नहीं, अर्थ पर भी आधारित होती है, बिल्कुल बात है। एक होती है दोस्तों आपके शाब्दी व्यंजना, एक होती है आपके आर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना आगे होती है अविधा मूला शाब्दी व्यंजना, और एक होती है लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना, इस प्रकार से, ठीक है। शब्द और अर्थ दोनों पर होती है, शब्द में जहाँ पर होती है वहाँ पर शाब्दी व्यंजना होती है, अर्थ में जहाँ पर होती है वहाँ पर आर्थी व्यंजना होती है। व्यंजना से संबंधित कौन सा कथन है वो असत्य है। व्यंजना शब्द के मुख्यार्थ तथा लक्ष्यार्थ को पीछे छोड़ देती है। व्यंजना शब्द के मुख्यार्थ तथा लक्ष्यार्थ को पीछे छोड़ देती है। व्यंजना शब्द शक्ति से निष्पन्न अर्थ को व्यंग्यार्थ या प्रतीयमानार्थ कहते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति केवल शब्दों पर ही आधारित होती है, व्यंग्यार्थ को ध्वन्यार्थ भी कहा जाता है। बताइए। तो प्रत्येक शब्द शक्ति के बारे में केवल चार चार बातें हैं। व्यंजना शब्द शक्ति के मुख्यार्थ तथा लक्ष्यार्थ को पीछे छोड़ देते, बिल्कुल बात सही है दोस्तों। जब मुख्य अर्थ से अर्थ नहीं निकलेगा तो हम लक्ष्य की तरफ जाएंगे, लक्ष्यार्थ की तरफ, ठीक है। लक्ष्यार्थ से भी अर्थ नहीं निकलता है तब दोस्तों हम क्या है व्यंजक की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको अपनाना है। तो मुख्यार्थ को भी और लक्ष्यार्थ को भी जब पीछे छोड़ देते हैं तब जाकर के व्यंजक अर्थ है वो आता है। व्यंजना शब्द शक्ति से निष्पन्न अर्थ को व्यंग्यार्थ, प्रतीयमानार्थ और दोस्तों क्या है ध्वन्यार्थ भी कहते हैं। ये तीन शब्द आपको याद रखने हैं, व्यंग्यार्थ कह लो या फिर प्रतीयमानार्थ कह लो या फिर ध्वन्यार्थ कह लो, ठीक है। व्यंजना शब्द शक्ति केवल शब्दों पर, ये भी दोस्तों गलत हो जाए क्योंकि शब्द के साथ में क्या है अर्थ पर भी आधारित होती है। शब्द पर आधारित होती है उसे कहते हैं शाब्दी व्यंजना, व्यंजना के दो भेद हो जाएंगे, शाब्दी व्यंजना। अर्थ पर होती है उसे कहते हैं आर्थी व्यंजना, और शाब्दी व्यंजना के भी दो भेद हो जाएंगे, एक अभिधा मूलक शाब्दी व्यंजना, एक लक्षणा मूलक शाब्दी व्यंजना। देखो इस सिंह पुरुष को, पंक्ति में शब्द शक्ति है अविधा, रूढ़ी लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा, व्यंजना। बताइए। देखो इस सिंह पुरुष को, पंक्ति में शब्द शक्ति है अविधा, रूढ़ी लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा, व्यंजना। अब देखिए, ठीक है, इस प्रकार से आपकी पंक्ति आएगी। अब आपको ऑप्शन दे देगा इस प्रकार से, ठीक है। अब हम देखते हैं साहब, सबसे पहले इसमें पहली शब्द शक्ति कौन सी, अविधा। अब देखते हैं, देखो इस सिंह पुरुष को, तो भाई सिंह है वो पुरुष है, वो क्या सिंह हो सकता है, या सिंह है वो पुरुष हो सकता है, नहीं हो सकता। तो अविधा वाला विकल्प है। तो दोस्तों इसमें मुख्य अर्थ क्या है, मुख्य अर्थ से क्या है इसमें नहीं निकल रहा है, शब्दकोश का अर्थ है इसमें क्या है फेल हो गया है, ठीक है। तो अविधा क्या है हमारी खत्म हो गई। देखो इस सिंह पुरुष को, ठीक है, यानी कि सिंह पुरुष को, यानी कि कोई वीर पुरुष है, ठीक है। सिंह पुरुष क्या कहते हैं, सिंह है तो सिंह में क्या है वीरता का गुण होता है, तो कोई वीर पुरुष है। तो यहाँ पर क्या है हमारा भाई मुख्यार्थ वादित हो गया है और लक्ष्यार्थ से क्या है हमारा वीर पुरुष अर्थ है वो निकल रहा है, ठीक है। अब ये अर्थ है दोस्तों। अब लक्षणा तो होगी, लक्षणा तो इसमें भेद नहीं है, लक्षणा के दोनों भेद हैं, रूढ़ी लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा। अब हम देखते हैं
कि सिंह पुरुष को, तो इसमें अर्थ है वो रूढ़ि के आधार पे आ रहा है या फिर वो प्रयोजन के आधार पे आ रहा है। अब मान लीजिए कहीं पर पहलवानी की कुश्ती हो रही है या फिर कहीं पर युद्ध हो रहा है, कोई वीर योद्धा है, ठीक है, और वो इस प्रकार से लड़ रहा है, या फिर कोई पहलवान है और वो क्या है, कुश्ती लड़ रहा है बड़ी ही जोरदारी से, तो फिर वहाँ पर दर्शक हैं वो क्या कहते हैं आपस में कि भाई देखो इस सिंह पुरुष को, कोई वीर है तो कहते हैं देखो इस सिंह पुरुष को। अब मान लीजिए वो ही है, वो मान लीजिए कहीं भजन कर रहा है, ठीक है, मंदिर में आरती कर रहा है, तब उसको कोई कहे देखो इस सिंह पुरुष को, तो वहाँ पर उसकी कोई विशेषता दिखाई नहीं दे रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो अर्थ है वो रूढ़ि के आधार पे नहीं है, क्योंकि रूढ़ि के आधार पे होता तो फिर अर्थ है वो बदलता नहीं। तो इसका स्पष्ट हो गया दोस्तों क्या है, ये प्रयोजन के आधार पे अर्थ है वो लिया जाएगा कि देखो इस सिंह पुरुष को। तो मान लीजिए कहीं युद्ध चल रहा है या कोई ना कोई ऐसा काम चल रहा है जहाँ पर सिंह की वीरता, उसमें पुरुष की क्या है, व्यक्ति की सिंह की सी वीरता है वो दिखाई दे रही है, तभी कोई कह रहा है कि देखो इस सिंह पुरुष को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी दोस्तों, प्रयोजनवती लक्षणा हो जाएगी। इस प्रकार से आपको क्या है बढ़ना है, ठीक है। मुख्य भेद हो और उपभेद हो तो दोस्तों उपभेद तक आपको जाना है, ठीक है। यदि यहाँ पर लक्षणा होती, रूढ़ि लक्षणा होती, प्रयोजनवती लक्षणा होती, तो हम लक्षणा नहीं सही करेंगे, क्योंकि लक्षणा के बाद में उपभेद भी हैं तो इनमें भी जाएंगे, ठीक है। जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ भाग गई। पंक्ति में शब्द शक्ति है। अभिधा, रूढ़ि लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा, व्यंजना, बताइए। जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ भाग गई। तो यहाँ पर दोस्तों वही बात है, कहीं ना कहीं युद्ध का वर्णन है, तो यहाँ पर सिंह है वो क्या है, तलवार, सिंह कभी तलवार लेकर के नहीं उतर सकता है, यानी कि मुख्य अर्थ है वो तो बाधित हो गया है, तो अभिधा तो यहाँ पर खत्म हो जाएगी। गीदड़, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सिंह तलवार लेकर उतरा, तो यहाँ पर क्या है, रूढ़ि के आधार पर नहीं है, कहीं युद्ध का वर्णन है, कहीं ना कहीं किसी प्रसंग में कहा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या है, सीधे सीधे क्या है, प्रयोजनवती लक्षणा हो जाएगी। आगे चलते हैं। जहाँ मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेत होता है वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है। मैंने आपको बताया कि जहाँ पर मूल अर्थ नहीं, यानी कि मुख्यार्थ नहीं, बल्कि उसका व्यंग्यार्थ या फिर ध्वन्यार्थ या फिर प्रतीयमानार्थ अभिप्रेत होता है, वहाँ पर कौन सी होती है, व्यंजना शब्द शक्ति होती है। आगे चलते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति के बारे में कौन सा कथन है वो सत्य है। व्यंजना से व्यंग्यार्थ प्रकट होता है, अभिधा और लक्षणा दोनों की आवश्यकता पड़ती है तथा इसमें कल्पना सर्वाधिक की जाती है। अभिधा और लक्षणा से अलग भिन्नार्थ निकलता है, सभी सत्य हैं। वही दोस्तों शब्दावली है, बार बार ऑप्शनों में वही शब्दावली आपको घूम फिर करके देखने को मिलती है। यदि आपने 30 प्रश्न ये ढंग से कर लिए, 2-3 बार आप देख जाना वीडियो को, और आपको वही शब्दावली घूम फिर करके आपको मिलेगी और आप ऑप्शन को पकड़ लेंगे। तो व्यंजना शब्द शक्ति दोस्तों देखिए व्यंग्यार्थ से प्रकट होता है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अभिधा और लक्षणा दोनों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, क्योंकि भाई ये पहली सीढ़ी, ये दूसरी सीढ़ी, ये तीसरा बॉक्स है मान लीजिए, ठीक है। अब व्यंजना में दोस्तों लक्षणा की भी जरूरत पड़ेगी और अभिधा की भी जरूरत पड़ेगी। ये तो अभिधा है, ये लक्षणा है, ये व्यंजना है, ठीक है। अब व्यंजना यदि हमें ऊंचाई पे रखनी है तो अभिधा भी चाहिए, 2 नंबर भी चाहिए, ठीक है। यदि लक्षणा रखनी है दोस्तों तो अभिधा चाहिए, लक्षणा तो है ही, व्यंजना ऊपर हो चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। जब व्यंजना ही नहीं होगी तो लक्षणा जब ही होगी जब व्यंजना, कोई मतलब नहीं, इस बॉक्स को हम हटा सकते हैं, ठीक है। तो व्यंजना के लिए दोनों चाहिए, लक्षणा के लिए क्या है, अभिधा चाहिए। तो अभिधा को इसीलिए दोस्तों क्या है, मुख्या कहा जाता है, अग्रमा कहा जाता है, प्रथमा कहा जाता है, ठीक है, आधार शब्द शक्ति कहा जाता है। तो अभिधा और लक्षणा दोनों की आवश्यकता पड़ती है व्यंजना के लिए। इसमें कल्पना दोस्तों क्या है, सर्वाधिक की जाती है। अभिधा और लक्षणा से अलग भिन्नार्थ है वो निकलता है, बिल्कुल सही है, सभी यहाँ पर सत्य हो जाएंगे। आँख उठाकर देखा तो सामने हड्डियों का ढांचा खड़ा था। उक्त पंक्ति में शब्द शक्ति है। प्रयोजनवती लक्षणा, रूढ़ि लक्षणा, शाब्दी व्यंजना, आर्थी व्यंजना।
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं अवधा का तो कोई है ही नहीं ऑप्शन। तो आँख उठाकर देखा तो सामने हड्डियों का ढांचा खड़ा था। अब दोस्तों कभी भी कि हड्डियों का ढांचा आदमी हो नहीं सकता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि बहुत ही क्या है, कमज़ोर, दुबला पतला। दुबला पतला है या व्यक्ति है, वो किसी ने देखा होगा तो उसने कह दिया कि सामने जब मैंने देखा तो क्या है, हड्डियों का ढांचा खड़ा हुआ था, क्योंकि इतना दुबला था कि उसकी हड्डियां दिखाई दे रही थी। तो यहाँ पर दोस्तों जो अर्थ है वो कमजोरी है, दुबलापन है। तो किससे लिया जा रहा है, प्रयोजनवती से लिया जा रहा है। यानी किसी प्रसंग में, किसी स्थान पर, किसी विशेष समय में किसी ने कोई ऐसा व्यक्ति देखा जिसकी क्या है, दुबलापन था, कमजोरी थी, जिसकी हड्डियां दिखाई दे रही थी, इसलिए उसने उस प्रयोजन के आधार पर उसने कह दिया कि भाई हड्डियों का सामने ढांचा खड़ा हुआ था। ठीक है, ये क्यों था, किसी ने व्यक्ति को देखा तब कहा होगा। अब मान लीजिए कोई कंकाल को ही देख ले, वास्तव में मान लीजिए किसी लैब में जा करके कि सामने मैंने देखा तो हड्डियों का ढांचा खड़ा था। ठीक है, तो वहाँ पर उसका अर्थ है वो अलग होगा, यहाँ पर अलग होगा, इसीलिए यहाँ पर क्या है, प्रयोजनवती लक्षणा हो जाएगी। लक्षण लक्षणा का दूसरा नाम क्या है, जह स्वार्था, अजह स्वार्था, गौड़ी लक्षणा, शुद्धा लक्षणा। तो दोस्तों जय स्वार्थ मतलब है जिसने अपने अर्थ का त्याग कर दिया है, जिसने अपने अर्थ है वो त्याग दिया है। ठीक है, जहत माने क्या है, त्यागना, स्वार्थ माने अपना अर्थ। तो लक्षण लक्षणा कहते हैं दोस्तों जब शुद्धा के क्या है, शुद्धा के दो भेद हो जाएंगे। एक हो जाएगा आपका उपादान लक्षण, उपादान लक्षण, एक हो जाएगा आपका लक्षण लक्षण। ठीक है, तो इसका क्या है, जह स्वार्था कहते हैं इससे। ठीक है, लक्षण लक्षणों क्या कहते हैं, जह स्वार्था। ठीक है, केवल इसमें लक्षण ही लक्षण रह जाता है, अन्यार्थ ही अन्यार्थ रह जाता है, मुख्य अर्थ का कोई भी संबंध नहीं रहता है। उपादान लक्षण किसे कहते हैं, अजह स्वार्था, अजह स्वार्था कहते हैं उपादान लक्षण को। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई शब्द है, ठीक है, कि सारा घर है वो तमाशा देखने गया है, सारा घर तमाशा देखने गया है। अब यहाँ पर क्या है, सारा घर, घर तो कभी तमाशा देखने नहीं जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अविदा शब्द खत्म हो गई, अब लिया जा रहा है इसमें अन्यार्थ, तो लक्षण आ गई। अब लक्षणा में क्या है, सारा घर तमाशा देखने गया है, यानी कि प्रयोजन के आधार पे है, तो प्रयोजनवती लक्षणा हो गई। अब सारा घर है वो तमाशा देखने गया है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, रूपक नहीं है, उपमा अलंकार नहीं है, ठीक है, सादर से संबंध नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, किसी प्रयोजन के आधार पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, गौड़ी नहीं होगी, बल्कि क्या है, शुद्धा लक्षणा हो जाएगी। अब शुद्धा लक्षणा में क्या है दोस्तों, यहाँ पर सारा घर का तमाशा देखने गया है, तो यहाँ पर क्या है, घर के लोग तमाशा देखने गए हैं, तो यहाँ पर सारा घर का अर्थ भी क्या है, साथ में लिया जा रहा है। घर का अर्थ है वो बिल्कुल त्यागा नहीं जा रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगी, उपादान लक्षणा हो जाएगी। जहाँ पर क्या है, अजह स्वार्था, यहाँ पर क्या है, अपना अर्थ है वो, जो शब्द, जिस शब्द में लक्षणा सब शक्ति होती है वह अर्थ, अपना जो अर्थ होता है उसे पूर्णतः त्याग नहीं करता है, बल्कि लक्ष्यार्थ के साथ में उसका अर्थ भी सम्मिलित होता है, वहाँ होती है उपादान। जहाँ केवल लक्षण ही लक्षण शेष रह जाता है, शब्द का जो मूल अर्थ है वो बिल्कुल छोड़ दिया जाता है, वहाँ हो जाती है लक्षण लक्षणा, इसीलिए इसे कहते हैं जहत स्वार्था। उपादान लक्षणा को अजह स्वार्था भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें अन्य अर्थ ग्रहण करने पर भी शब्द का अर्थ नहीं छोड़ा जाता है, तो ये आप ध्यान रखना है। ठीक है, लक्षण लक्षणा मतलब है इसमें लक्षण ही लक्षण रह जाएगा। ठीक है, जो शब्द का मुख्य अर्थ है वो क्या है, इसमें त्याग दिया जाएगा, इसलिए कहते हैं जहत स्वार्था, जहत प्लस स्व प्लस अर्थ। ठीक है, अपना अर्थ जिसने त्याग दिया है। ठीक है, तो वहाँ केवल जब अपना अर्थ त्याग देगा तो क्या रह जाएगा, फिर लक्षण ही लक्षण रह जाएगा, तो जिसे कहते हैं लक्षण लक्षणा। और उपादान लक्षण कहते हैं जिसने अपना अर्थ है वो नहीं त्यागा है, उसे कहते हैं अजहत स्वार्था। रूढ़ी लक्षणा का उदाहरण कौन सा नहीं है, अरे तुम इतना हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दांव, पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गया, नारी कुमुदनी अवध सर, रघुवर विरह दिनेश, बेदने के लिए कलेजे हैं कलेजा निकाल कर देते। तो यहाँ पर देखिए, तुम इतना हार बैठे जीवन का दाव, हारना मुहावरे का प्रयोग है, रूढ़ी लक्षणा हो जाएगा।
पुलिस को देख करके चोर 9 2 11 हो गया, मुहावरे का प्रयोग है, यहाँ पर रूढ़ि लक्षणा हो जाएगी, क्योंकि भागने के अर्थ में क्या है, मुहावरा हो चाहे वो लोकोक्ति, वो किसी ना किसी रूढ़ि का ही बोध कराता है। 9 2 11 हो गया। अब इसको जहाँ पर भी कहा जाएगा इसका एक ही अर्थ होगा कि भाग जाना। ठीक है, पुलिस को जब जब चोर देखा तब जब जब 9 2 11 होगा तब तब इसका अर्थ क्या हो जाएगा, ये तो नहीं होगा कि भाई वो चला गया, वो टहलने चला गया। 9 2 11 का अर्थ ही एक होता है कि भाग गया। नारी कुमुदनी अवध सा रघुबर विरह, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों रूपक अलंकार, और रूपक जहाँ होता है वहाँ हो जाएगी आपके गौड़ी, गौड़ी लक्षणा हो जाएगी। बेंधने के लिए कलेजे को है कलेजा निकाल कर देते। अब यहाँ पर कोई आदमी अपना कलेजा निकाल कर नहीं देता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, मुहावरे का प्रयोग है, कलेजा निकाल करके देना। व्यंजना शब्द शक्ति का कार्य है मूल अर्थ को व्यक्त करना, ये नहीं है, प्रयोजन को व्यक्त करना लक्षणा का है, मुख्यार्थ में छिपे हुए अकथित को व्यक्त करना, यही इसका उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी में कौन सी शब्द शक्ति है? अविधा, व्यंजना, तात्पर्य, लक्षणा। बताइए। सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी थी। तो यहाँ पर जो शब्द शक्ति हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगी आपकी व्यंजना शब्द शक्ति। ये दोस्तों प्रसाद की कामायनी, कामायनी के क्या है, ये चिंता सर्ग से दोस्तों क्या है यहाँ पर ली गई है। आशा सर्ग से हैं दोस्तों, आशा सर्ग से पंक्तियाँ हैं वो ली गई हैं। और क्या है, प्रलय वर्णन का यहाँ पर किया है कि ये भाई ये समुद्र है, ठीक है, और समुद्र है क्या है, हिमालय तक क्या है, पूरा का पूरा इसने धरती को क्या है घेर लिया है। सिंधु की क्या है सेज हो गई है, धरा रूपी जो वधु है अब तनिक संकुचित बैठी सी। अब क्या है, ऐसा लग रही है कि जो धरा रूपी जो वधु है वो बहुत ही क्या है, धरती बहुत छुटपुट दिखाई दे रही है, सब तो पानी ही पानी है, और सिंधु के यानी कि सिंधु समुद्र के जल की क्या है सेज बनी हुई है, उस पर जो धरा रूपी यानी कि जो धरती रूपी जो वधु है वो बहुत ही क्या है सिमट करके मान लीजिए छोटी सी जगह में बैठ गई है। इसका मतलब क्या है, प्रलय आ गई है, पानी विस्तार बढ़ गया है, ठीक है, और धरती है वो बहुत कम दिखाई दे रही है, समस्त क्या है जल प्रलय हो गया है, ठीक है, सर्वत्र पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। तो बहुत सारे भावों की क्या है यहाँ पर अभिव्यक्ति हो रही है, बहुत सारे भावों का क्या है ये बता रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, व्यंजना शब्द शक्ति हो जाएगी। और भांति कुंजन में गुंजरत भीर भोर, और भांति बोरन के झोरन हवे गए। लक्षण लक्षणा, उपादान लक्षणा, शुद्धा लक्षणा, रूढ़ा लक्षणा। बताइए। और भांति कुंजन में गुंजरत भीर भोर, और भांति बोरन के झोरन हवे गए। जहाँ पर दोस्तों आपका क्या है और शब्द आ जाए, ठीक है, और शब्द आ जाए वहाँ पर अलंकार होता है आपका भेद का अतिशयोक्ति, भेद का अतिशयोक्ति अलंकार होता है, ठीक है। और जहाँ पर भेद का अतिशयोक्ति अलंकार होता है वहाँ पर आपकी होती है उपादान लक्षणा, ठीक है, उपादान लक्षणा होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और भांति तो यहाँ पर हो जाएगा आपका उपादान लक्षणा। चिरजीवऊ जोरी जोरे क्यों ना सनय गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वे हलदर के वीर। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सी व्यंजना हो जाएगी बताइए। शाब्दी व्यंजना, आर्थी व्यंजना, लक्षण लक्षणा, उपादान लक्षणा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, यहाँ पर चिरजीवऊ जोरी जो है कि इनकी जो जोड़ी है वो हमेशा चिरंजीवी क्यों ना रहे, और क्यों ना इनमें क्या है स्नेह है वो गंभीर रहे। को घटी ये वृषभानुजा, इनमें से कौन घटा हुआ है, ठीक है, ये एक से बढ़कर के एक है। ये वृषभानुजा, ये तो क्या है वृषभ की अनुजा यानी कि गाय है, और बेहलदर के वीर यानी कि भाई हैं यानी कि बैल हैं। अब यदि हम श्लेष से देखें, वृषभानुजा वृषभानु की पुत्री, वृषभानु धनजा वृषभानु की पुत्री यानी कि राधा है, और वे हलदर यानी कि क्या है बलराम के, वीर यानी कि भाई हैं तो यानी कि कृष्ण है, ठीक है। तो इनकी जोड़ी क्यों ना सलामत रहे, और इनमें स्नेह है वो क्यों ना गंभीर रहे, कि इनमें से घटा हुआ कौन है कि ये तो गाय है और ये बैल है, और इनमें से
इनकी जोड़ी क्यों ना सलामत रहे, क्यों ना इसमें जो प्रेम भाव है वो हमेशा बना रहे, क्योंकि इनमें से घटा हुआ कौन है कि ये तो क्या है वृषभानु की क्या है पुत्री राधा है, और वे क्या है हलधर के भाई कृष्ण हैं। तो इनमें से कोई भी घटा हुआ नहीं है, सभी क्या है एक दूसरे से बढ़कर हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सी शब्द शक्ति हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी आपकी शाब्दी व्यंजना। क्योंकि यदि शाब्दी व्यंजना कहाँ पर होती है कि ऐसी व्यंजना जहाँ पर शब्द में व्यंजना होती है, यदि उस पंक्ति में शब्द को बदल दिया जाए, ठीक है, उस पंक्ति में यदि शब्द को दोस्तों बदल दिया जाए तो वहाँ पर क्या है फिर वो शाब्दी व्यंजना नष्ट हो जाती है। ठीक है, दो भेद होते हैं देखिए, एक होती है आपके शाब्दी व्यंजना, एक होती है आपके आर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना क्या है शब्द में होती है, ठीक है, आर्थी व्यंजना है अर्थ में होती है। ठीक है, यदि शाब्दी व्यंजना में यदि शब्द बदल दिया जाए, यहाँ पर दोस्तों देखिए वृषभानुजा बदल दिया जाए, ठीक है, हलदर है वो बदल दिया जाए, ठीक है, तो यहाँ पर जो व्यंजना का जो चमत्कार है वो नष्ट हो जाएगा। यदि यहाँ पर वृषभानुजा के स्थान पर मान लीजिए कोई राधा रख दे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है व्यंजना फिर नहीं रहेगी। तो शाब्दी व्यंजना में शब्द को बदल देने पर क्या है सब व्यंजना है वो नष्ट हो जाती है, जबकि आर्थी व्यंजना में आप शब्द को बदल दीजिए या फिर पर्यायवाची रख दीजिए तब भी क्या है व्यंजना नष्ट नहीं होती है, बल्कि व्यंजना फिर भी रहती है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, शाब्दी व्यंजना आर्थी व्यंजना शब्द में होती है अर्थ में होती है, शब्द बदल देने या पर्यायवाची रख देने पर नष्ट हो जाती है, शब्द बदल देने या पर्यायवाची रख देने पर नष्ट नहीं होती है। तो ये हो जाएंगे आपके व्यंजना हो जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके शाब्दी व्यंजना हो जाएगी। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, बानी गई ना ऊपरे मोती मानस शून। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर दोस्तों श्लेष अलंकार हो जाएगा वहाँ पर शाब्दी व्यंजना हो जाएगी। ठीक है, अर्थबोध कराने के संदर्भ में कौन सा कथन है वो सत्य है। अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा पर आधारित होती है, लक्षणा शब्द शक्ति व्यंजना पर आधारित होती है, और अभिधा लक्षणा व व्यंजना दोनों पर आधारित होती है। लक्षणा और व्यंजना दोनों शब्द शक्तियाँ अभिधा पर आश्रित होती हैं। देखिए वही भाषा है, बदल थोड़ा सा हेर फेर करके वही भाषा आ रही है। इसका उत्तर हो जाएगा लक्षणा और व्यंजना दोनों शब्द शक्तियाँ वो किस पर होती हैं अभिधा पर ही आश्रित होती हैं। प्रयोजनवती लक्षणा के भेद हैं शुद्धा रूढ़ा गौड़ी, शुद्धा गौड़ी रूढ़ा शाब्दी अर्था। तो सारणी आपको याद होनी चाहिए। ये हो गई लक्षणा, लक्षणा के दो भेद, एक हो जाएगी रूढ़ी, एक हो जाएगी आपके प्रयोजन, प्रयोजन के दो भेद, एक हो जाएगी आपके गौड़ी, एक हो जाएगी आपके शुद्धा। ठीक है, शुद्धा के दो भेद उपादान, एक हो जाएगी आपके क्या एक हो जाएगी आपके लक्षण लक्षणा, फिर दोनों के हो जाएंगे इसके हो जाएंगे सारोपा साध्यवसाना, इनके भी फिर सारोपा साध्यवसाना हो जाएंगे। तो यहाँ पर पूछ रहा है प्रयोजन के दो भेद पूछ रहा है, तो गौड़ी हो जाएगा और शुद्धा हो जाएगा, तो गौड़ी और शुद्धा दोनों भेद हो जाएंगे। प्रयोजनवती लक्षणा का भेद नहीं है तो दोस्तों शुद्धा है। ठीक है, शुद्धा हो जाएगा और शारोपा हो जाएगा और आपका गौड़ी हो जाएगा, ये गौड़ी है गौड़ी हो जाएगा, जबकि रोड़ा भेद है दोस्तों वो नहीं है। कौन सा कथन है वो गलत है। जब लक्ष्यार्थ में वाच्यार्थ सम्मिलित रहता है तब लक्षण लक्षणा होती है। जहाँ शब्द बदल देने पर भी व्यंग्यार्थ निकलता है वहाँ आर्थी व्यंजना होती है। योगरूढ़ शब्द उसे कहते हैं जिसकी व्युत्पत्ति होती है लेकिन जिसका अर्थ व्युत्पत्ति जन्य अनेक अर्थों में केवल एक तक ही सीमित हो जाता है। जो व्यंग्यार्थ प्रकट करता है उसे व्यंजक कहते हैं। बताइए, तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, जब लक्ष्यार्थ में वाच्यार्थ सम्मिलित रहता है तब लक्षण लक्षणा होती है। जब लक्ष्यार्थ में वाच्यार्थ जब सम्मिलित रहेगा तो वहाँ पर लक्षण कैसे बचेगा, वहाँ पर तो दोनों हो जाएंगे, तो वहाँ पर क्या हो जाएगी उपादान लक्षणा हो जाएगी। यही आपका हो जाएगा सही। जहाँ शब्द बदल दिया फिर भी क्या है व्यंग्यार्थ निकल रहा है तो वहाँ पर क्या है आर्थी व्यंजना हो जाएगी। शब्द के बदल देने पर यदि व्यंग्यार्थ ना निकले तो वहाँ पर कौन सा हो जाएगा फिर शाब्दी व्यंजना हो जाएगी। योगरूढ़ शब्द ये वाला भी बिल्कुल सही है। जो व्यंग्यार्थ प्रकट करे उसे क्या कहते हैं दोस्तों व्यंजक कहते हैं। कौन सा कथन है वो असंगत हो जाएगा। अभिधा शब्द शक्ति किसी शब्द के मुख्यार्थ या वाच्यार्थ का बोध कराती है, बिल्कुल बात दोस्तों सही है। साक्षात संकेतित अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति व्यंजना कहलाती है। ये दोस्तों यहाँ पर क्या है गलत हो जाएगा क्योंकि इसे ही अभिधा कहते हैं। संकेतित अर्थ यानी कि संकेतितार्थ दोस्तों क्या इसमें आता है अभिधा में आता है। और लक्षणा शब्द शक्ति लक्ष्यार्थ का बोध कराती है, बात बिल्कुल सही है। व्यंजना शब्द शक्ति द्वारा निष्पन्न अर्थ व्यंग्यार्थ भी कहा जाता है।
तो वही शब्द हैं दोस्तों, बार बार वही आ रहे हैं घूम फिर के। बैठी रही अति सघन बन, बैठी सदन तन माँ है, देख दोपहरी जेठ की छाहों छाहती छाँ है। बताइए, बैठी रही अति सघन बन, बैठी सदन तन माँ है, देख दोपहरी जेठ की छाहों छाहती छाँ है। तो यहाँ पर क्या है, जेठ की दोपहरी इतनी भीषणता, गर्मी की भीषणता का क्या है वर्णन किया गया है कि छाया भी क्या है, छाया की मांग कर रही है। तो यहाँ पर अभिधा, लक्षण, लक्षणा, व्यंजना हो जाएगा उपादान लक्षणा। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगी शब्द शक्ति आपकी उपादान लक्षणा हो जाएगी। ठीक है, कि छाया भी क्या है, छाया की मांग कर रही है, क्योंकि इसमें छाया का जो अर्थ है दोस्तों यहाँ पर क्या है, छोड़ा नहीं जा रहा है। ठीक है, छोड़ा नहीं जा रहा है और लक्षक भी लिया जा रहा है, यानी कि थोड़ी सी क्या है, शीतलता का, गर्मी की भीषणता का प्रकट किया जा रहा है। तो यहाँ पर उपादान लक्षणा हो जाएगी। सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, मन हवे जात अजो वह वा जमुना के तीर। शाब्दी व्यंजना, आर्थी व्यंजना, लक्षण, लक्षणा, उपादान लक्षणा। तो सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, मन हवे जात अजो वह वा जमुना के तीर। तो दोस्तों बिहारी का दोहा है। और आर्थी व्यंजना का दोस्तों बहुत ही क्या है, प्रसिद्ध उदाहरण है, ध्यान रखना। ठीक है, रट लीजिए। सघन कुंज छाया सुगत शीतल मंद समीर, मन हवे जात अजो वा जमुना के तीर में आर्थी व्यंजना हो जाएगी। प्रीतम की ये रीति सखी, मोपे कही ना जाए, झिझकत हूँ ढिंग ही रहत, पलना वियोग सुहाय। शाब्दी व्यंजना, आर्थी व्यंजना, लक्षण, लक्षणा, उपादान लक्षणा क्या हो जाएगी। प्रीतम की ये रीति सखी, मोपे कही ना जाए, झिझकत हूँ ढिंग ही रहत, पलना वियोग सुहाय। तो इसमें दोस्तों हो जाएगी, इसमें भी क्या है, आर्थी व्यंजना हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आप किसी भी शब्द को आप बदल दें तो फिर भी क्या है, अर्थ यहाँ पर रहने वाला है। कि प्रीतम की कोई नायिका कह रही है कि प्रीतम की यह रीति है सखी, मुझ पे नहीं कही जाती है, झिझकत हूँ ढिंग रखी में, तो कहते हुए क्या है, झिझकती हूँ, हमेशा क्या है, मेरे ढिंग ही रहते हैं। पलना वियोग सुहाय, उनको तो क्या है, पल भर के लिए भी वियोग भी नहीं सुहाता है। तो यहाँ पर क्या है, आर्थी व्यंजना हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारी दशाओं की विभक्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर व्यंजना है। तो ये आपके दोस्तों प्रश्न थे। ठीक है, 30 प्रश्नों के माध्यम से आप वीडियो को बार बार देखिए, यही शब्द शक्ति है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगी। 10-5 और उदाहरण हैं, वो आप देख सकते हैं, और इसी प्रकार के आपको उदाहरण मिलेंगे। ठीक है, तो जितना समझा दिया है उतना ही आपके लिए बहुत काफ़ी है 3rd ग्रेड के हिसाब से। कुछ एक उदाहरण हैं जो इस पर चल रही हैं RPSC में, जैसे रे 2 दिन का यौवन, 2 दिन का यौवन, 2 दिन का यौवन। ठीक है, तो दोस्तों कभी भी 2 दिन का यौवन है वो नहीं होता है, ये तो कहा जाता है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ठीक है, तो 2 दिन का यौवन है, तो आप इस प्रकार से देखना है। तो यहाँ पर लक्षणा हो जाएगी, हुई वीरता की सगाई, हुई वीरता की सगाई वैभव के साथ झांसी में। ठीक है, तो वीरता की कभी भी वैभव के साथ में सगाई दोस्तों नहीं हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है आपका, यहाँ पर भी हो जाएगी लक्षणा सब शक्ति हो जाएगी। इसके अलावा आग बढ़वागते बड़ी है आग पेट की, आग बढ़वागते बड़ी है आग पेट की। ठीक है, तुलसी की दोस्तों पंक्ति है, आग पेट की तुलसी की पंक्ति है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, आग बढ़वाग से समुद्र की आग से कभी भी दोस्तों पेट की आग है वो बड़ी नहीं होती है, लेकिन फिर भी बड़ा बताया गया है। तो यहाँ पर क्या है, लक्षणा से इसमें क्या है आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, लक्षणा सब शक्ति हो जाएगी। तो ये आप याद रखें। दिवस का अवसान समीप था। ठीक है, दिवस का अवसान समीप था, यहाँ पर क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी अभिधा शब्द शक्ति हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार को आपको थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि भाई मुख्य अर्थ से इसमें निकल रहा है, या फिर इसमें मुख्य अर्थ में बाधा पड़ रही है, या फिर इसमें व्यंजक से निकल रहा है, व्यंग्यार्थ निकल रहा है। तो यही आपकी शब्द शक्ति है, आपको कहीं भी नहीं भटकना है। मैं आपसे कह रहा हूँ, आपको बार बार यदि आप इतना कर गए तो आपका शब्द शक्ति का प्रश्न है वो गलत नहीं होगा। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप बार बार 2-3 बार, जब तक आपको ये रट नहीं जाए बिल्कुल, तब तक आपको इसी वीडियो को 2-3 बार देख करके जाना है। और आपको यह दोस्तों यहीं से, ये तो बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत ही सरल प्रश्न है वो शब्द शक्तियों का मिलने वाला है।
सीधा वो यहीं से दूसरी आपको डिट्टो आपका क्वेश्चन है वो उठने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको सौरशक्ति है वो समझ में आई होगी। यदि आपका कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट में करके बताइएगा। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।